हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट में मैंने बिहार स्पेशल शुरू किया। बिहार स्पेशल में मैंने बिहार का इतिहास यानी टाइमलाइन ऑफ बिहार के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दे रही हूं और इसके साथ मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर करके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पर डाल रखा है। आप जाके ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, बिहार स्पेशल में मैं टाइमलाइन ऑफ बिहार को बता रही हूँ, यानी टाइमलाइन के थ्रू बिहार के इतिहास के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मेरे वीडियो से मिल रही है आप लोगों को। तो मैंने इससे पहले 2 पार्ट्स बना चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। जो नए स्टूडेंट होंगे वो देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये दो पार्ट्स इसके बने हुए हैं। आज मैं इसका 3rd पार्ट्स लेकर आई हूँ। तो देखिए, पहला जो पार्ट्स देखिए, ये था जो 1 लाख है। इस 1 लाख BC से लेकर 58 BC तक का कंप्लीट किया था मैंने। उसके साथ है दूसरा, देखिए दूसरा जो मैंने यहाँ पे टाइमलाइन बताया था दूसरा पार्ट में, वो 320 AD से लेकर 360 AD तक का कवर किया था। और आज जो मैं टाइमलाइन बता रही हूँ आपको बिहार का, वो है 1504 AD से लेकर 1671 AD तक के कंप्लीट कर रही हूँ। सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, आप इंडियन हिस्ट्री नहीं जान रहे हैं। हो सकता है इसी डेट में इंडियन हिस्ट्री में कोई और भी घटना हुई होगी, लेकिन वो इंडियन हिस्ट्री में हुई होगी। लेकिन ये बिहार का हिस्ट्री आप जान रहे हैं, तो बिहार की हिस्ट्री में जो जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसी डेट्स को मैं बता रही हूँ जिस डेट में घटनाएं हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि डेट्स को लेकर कभी भी आप झगड़ा मत करिएगा, क्योंकि डेट्स बुक में जो लिखे हुए हैं वही सही है। ना हमने देखा है ना आपने, इसलिए डेट्स को लेकर कभी कभी क्या होता है कि एक ही कोई बुक में कोई दूसरा डेट्स लिखा रहता है, तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। 2-4 बुक को देखने के बाद, 2-4 लोगों से पूछने के बाद उस डेट को सही तरीके से अपने नोट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैंने बिहार स्पेशल में मैं बिहार के टाइमलाइन बता रही हूँ। जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनको तो फ़ायदा होगा ही, और जो बाहर के स्टूडेंट हैं जो बिहार PCS की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये टाइमलाइन के थ्रू वो बिहार के सारे इतिहास के बारे में जान जाएंगे और जान पाएंगे कि बिहार का इतिहास कितना इम्पोर्टेंट है। और BPSC की एग्जामिनेशन में इससे लगातार क्वेश्चन आ ही रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इतिहास अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस है और PCS एग्जामिनेशन में, और इससे क्वेश्चन बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो जितने भी एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं बिहार के, जितने भी आगामी परीक्षा भी आने वाले हैं, जैसे कि CDPO और BPSC का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है लेकिन बहुत जल्द आ जाएगी, तो इस सब के लिए आपको ये बिहार का टाइमलाइन जानना बहुत ज़रूरी है। आप टाइमलाइन से बिहार का हिस्ट्री को अच्छे तरीके से जान जाएंगे। आप टाइमलाइन से पता चल जाएगा आपको कि कौन सा ईयर्स में कौन सी घटना हुई थी। अगर आपको उसके बारे में अच्छे डिटेलिंग से जानना चाहेंगे तो फिर उसमें आप बुक की मदद लेकर उसको अच्छे तरीके से यानी डीप में गहरी तरीके से आप उसको जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग शुरू करते हैं बिहार का टाइमलाइन के बारे में, जो पार्ट 3rd है, जैसा कि मैंने ऊपर लिख दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज भी मत होइएगा। और देखिए, मैं बता देती हूँ, जैसे लिखा है, देखिए बिहार के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियाँ, बिहार का इतिहास यानी टाइमलाइन। तो बिहार के का संक्षिप्त इतिहास, ऐतिहासिक कालक्रम, यानी टाइमलाइन के थ्रू बिहार के संक्षिप्त यानी बिहार के इतिहास के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। और देखिए, मैंने एक आसान भाषा में लिख दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आज मैं क्या बताने वाली हूँ पार्ट 3rd में। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है बिहार का टाइमलाइन इस वीडियो में कवर होगा 1504 AD टू 1671 AD तक का बिहार का इतिहास, यानी बिहार की हिस्ट्री ऑफ बिहार को कवर होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है, एशियंट, मिडीवल और मॉडर्न। तो एशियंट, मिडीवल और मॉडर्न, तो जैसे BC मैंने आपको बताया था, BC होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले और AD ईसा मसीह के जन्म के बाद। जब BC आएगा तो वो माइनस की ओर बढ़ेगा और AD रहता है तो प्लस की ओर बढ़ता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, आप मेरे पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है उसमें। अब चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले बिहार के इतिहास। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि मैं जो नेक्स्ट पार्ट्स होंगे बिहार के टाइमलाइन में वो 1504 से शुरू करूँगी। तो देखिए, मैं 1504 से ही शुरू कर रही हूँ। देखिए, मैंने सबसे पहले लिखा है 1504 यानी टाइमलाइन के बिहार के हिस्ट्री में, जो आज मैं AD में बताने वाली हूँ 1504 में क्या हुआ। तो देखिए, सिकंदर लोदी का बिहार में आगमन। सिकंदर लोदी का बिहार में आगमन कब हुआ? तो 1504 में। आप जानिए थोड़ा सा सिकंदर लोदी के बारे में जानिए। मैं हर एक चीज़ को बताते चलूँगी आपको, और जो मैं आपको ओरली बता रही हूँ उसको भी आप नोट डाउन करते रहिएगा, साथ साथ में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा एग्जाम में।
तो देखिए सबसे पहले सिकंदर लोदी के बारे में जानते हैं। तो सिकंदर लोदी ये लोदी वंश का शासक था। बचपन का नाम इसका निजाम खान था। यह बहलोल लोदी का बेटा था, यानी कि लोदी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी का ही बेटा सिकंदर लोदी था और इसका बचपन का नाम निजाम खान था। बहलोल लोदी के बाद ये गद्दी पर बैठा था तथा यह सिकंदर की उपाधि धारण की थी। इसके बाद इसे सिकंदर लोदी के नाम से जाना गया। सिकंदर एक युग शासक सिद्ध हुआ था और अपने राज व ग्वालियर तक बढ़ाया था। अब चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सिकंदर लोदी था जो वो गुलरुखी नामक एक फारसी किताबें लिखा करता था। वो फारसी में किताबें बहुत ज़्यादा लिखता था। गुलरुखी नामक से उसके किताबें हैं। और सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर को बसाया था और अपनी राजधानी बनाया था। इसने एक इम्पॉर्टेंट घटना ये हुआ था कि इसने ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके टुकड़े कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया था। यानी ज्वालामुखी मंदिर के तोड़कर उनके जो भी टुकड़े थे उन्हें कसाई को मांस तोलने के लिए दे दिया। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। जैसे कि आप जानते हैं मुसलमान को ताजिया निकाल जाती तो ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था सिकंदर लोदी ने। साथ ही स्त्रियों के मजार और मस्जिद में जाना बंद करवा दिया था। सिकंदर लोदी ने वजीर-ए-मूठ मस्जिद का निर्माण करवाया था और 1517 में इसकी मौत हो गई थी। यानी 4 से लेकर 17 तक जिंदा रहा था और उसके बाद इसकी मौत हो गई थी। मैं जो भी बता रही हूँ आपको अपने नोट्स से बता रही हूँ। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। देखिए जो भी मैं बता रही हूँ, देखिए लोदी वंश का मैंने पूरा लिखा है। मैं जो भी बता रही हूँ आपको अपने नोट्स से बता रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कहीं और से नहीं आपके नोट्स बता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं खुद के बीएससी के स्टूडेंट हूँ, तो इसीलिए मैं अपने नोट्स से बता रही हूँ आपको। अब चलिए नेक्स्ट टाइमलाइन देखिए। नेक्स्ट टाइमलाइन देखिए 1528 से लेकर 1532। 1528 से लेकर 1532 नुहानियों का बिहार में उत्कर्ष। नुहानियों का बिहार में उत्कर्ष। अब नुहानियों के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। तो देखिए बिहार में नुहानी वंश का उदय सिकंदर लोदी के काल में हुआ था। किसके काल में? तो सिकंदर लोदी के काल में हुआ तथा यह मध्यकालीन इतिहास में नुहानी वंश का उदय महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि इसके उदय में सिकंदर लोदी के शासनकालीन के अवस्था में राजनीतिक परिवर्तन हुआ था। यानी कि सिकंदर लोदी के टाइम पे ही नुहानियों ने बिहार में उत्कर्ष किया था और सिकंदर लोदी के टाइम पे ही इसके राजनीतिक महत्व को मध्यकालीन इतिहास में देखा जाता है। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट टाइमलाइन देखिए 1529। 1529 जैसे मैंने आपको बोला, आप देखिए यहाँ पे घाघरा की लड़ाई हुई थी, यानी बैटल ऑफ घाघरा। कि इस घाघरा की लड़ाई में नुहानियों ने बाबर पे विजय, यानी जो घाघरा की लड़ाई हुई थी नुहानियों के साथ, इन्हीं नुहानी और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें देखिए विजय किसे हुई थी? तो इसमें बाबर की विजय हुई थी। मैं आपको डिटेलिंग बता देती हूँ, आप मेरी बातों को लिखते जरूर चलिएगा। तो देखिए अफगानों ने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के नेतृत्व में बिहार पर अधिकार कर लिया और बाबर के लिए एकमात्र विरोधी रह गया तथा बाबर ने 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया तथा यह अंतिम युद्ध एवं मध्यकालीन का इतिहास का प्रथम युद्ध था। ये इतना इम्पोर्टेंट था क्योंकि मध्यकालीन का पहला युद्ध था और उसके बाद बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध। इसके बाद जल थल दोनों जगह लड़ा गया था। ये जो युद्ध हुआ था घाघरा, ये जल थल यानी जल में भी लड़ा गया था और थल दोनों जगह पर लड़ा गया था और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। जैसा कि मैंने एक चीज़ बताया आपको कि घाघरा के युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया था तथा अंतिम युद्ध मध्यकालीन इतिहास का था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अंतिम युद्ध था मध्यकालीन इतिहास का और ये बाबर के द्वारा लड़ा गया था और बाबर की ही जीत हुई थी। इसका लड़ा किसके साथ गया था? तो महमूद लोदी के नेतृत्व में, जो कि इब्राहिम लोदी का बेटा था। अब इब्राहिम लोदी कौन है? तो इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का बेटा है। अब चलिए इसमें अब नेक्स्ट टाइमलाइन देखिए 1532। 1532 में देखिए देवरा का लड़ाई में नुहानियों पर हुमायूं का विजय, यानी देवरा की जो लड़ाई हुई थी उनमें नुहानियों पर हुमायूं की विजय हुई थी। अब चलिए इसके बारे में आपको मैं डिटेलिंग में बता देती हूँ। तो डिटेलिंग में देखिए हुमायूं का मुकाबला अफगानों से हुआ था। हुमायूं का जो मुकाबला हुआ था देवरा में वो अफगानों से हुआ था। इसका नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था तथा इस युद्ध में हुमायूं की जीत हुई थी। यानी कि इसका जो नेतृत्व था देवरा के युद्ध में एक तरफ से हुमायूं था, दूसरी तरफ से महमूद लोदी कर रहा था और इसी लड़ाई में हुमायूं की जीत हो गई थी। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए।
नेक्स्ट जो टाइमलाइन आ रहा है वो आ रहा है 1536 सूरजगढ़ की लड़ाई, शेर शाह की विजय। सूरजगढ़ की लड़ाई, शेर शाह की विजय। आप देखिए इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। देखिए सूरजगढ़ का राजा जो थे महाराज सूरज सिंह थे। जो सूरजगढ़ के जो महाराज थे उनका नाम था सूरज सिंह, तथा सूरजगढ़ की लड़ाई सूरज सिंह और शेर शाह के बीच हुआ था और इसमें शेर शाह की विजय हुई थी। यानी कि जो सूरत के महाराज थे, सूरजगढ़ के महाराज थे वो थे सूरज सिंह थे। कौन थे? तो सूरज सिंह थे। और इनकी जो लड़ाई सूरजगढ़ की लड़ाई हुई थी सूरज सिंह और शेर शाह के बीच में हुई थी। इसमें जीत शेर शाह को मिली थी। अब चलिए आगे देखिए, मैंने 36 तक कंप्लीट किया। अब आगे का देखिए टाइमलाइन देखिए। अब आगे का टाइमलाइन आ गया देखिए 1539 यानी 1539। इसमें आप देख लीजिए चौसा की लड़ाई क्या हुई थी? तो चौसा की लड़ाई हुई थी और हुमायूं पराजित हुआ था। यानी जो हुमायूं था वो पराजित हुआ था चौसा की लड़ाई में। अब किन के बीच में हुई थी, क्या कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए चौसा का युद्ध भारत के मुगल सम्राट हुमायूं और सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। यानी कि शेर शाह सूरी किस साम्राज्य के संस्थापक थे? तो सूरी वंश के थे। वो सूरी वंश के संस्थापक थे। शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। यह युद्ध 26 जून 1539 को आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास लड़ा गया था। यानी कि जो बिहार में 38 जिला है, उन 38 जिला में से बिहार का एक जिला बक्सर है। उन्हीं बक्सर में स्थित एक गांव है जिसका नाम चौसा है। उसी चौसा गांव में यह चौसा की लड़ाई हुई थी और शेर शाह सूरी विजय हुआ था और हुमायूं हार गया था। यानी कि जो चौसा की लड़ाई हुई थी वो हुई थी 26 जून 1539 में, जिसमें शेर शाह सूरी वंश का राजा शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुई थी। बिहार के बक्सर जिले में एक गांव है चौसा, उस जगह पे झगड़ा हुआ था और उसमें हुमायूं की हार हो गई थी, शेर शाह की जीत हो गई थी। अब आगे नेक्स्ट टाइम देख लिए 1540 से लेके 1545। 1540 से लेके 1500 शेर शाह का शासनकाल रहा। शेर शाह यानी 5 साल शासनकाल किया। 39 के बाद ये जीता, जीतने के बाद ये अपना शासनकाल बैठाया। तो कितने में बैठाया? 40 से लेकर 45 तक रहा था शेर शाह का शासनकाल रहा। अब शेर शाह के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये सूरवंश के राजा थे, संस्थापक थे। तो देखिए मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि शेर शाह का शासन सबसे पहले जानिए शेर शाह के पिता का नाम हसन था। बचपन का नाम इनका फरीद खां था, जो भारत में जन्मे पठान के थे, जिन्होंने हुमायूं को 1540 में 39 में चौसा की लड़ाई में हराकर विजय पाई थी। यानी कि इनके बारे में थोड़ा सा 2-3 चीज़ याद रखिएगा कि ये सूरवंश के संस्थापक सूरवंशीय थे, पठान थे और इनका बचपन का नाम फरीद खां था। बताया जाता है कि एक ही बार से शेर को मारने के बाद इन्हें शेर शाह की उपाधि दी गई थी। अब चलिए नेक्स्ट टाइमलाइन देखिए 1541 में पटना में पूरा निर्माण और राजधानी के रूप में विकास हुआ। यानी पटना को 1541 में यानी शेर शाह सूरी के जब शासनकाल था उसी वक्त पटना को पुनर्निर्माण किया गया। पटना को फिर से बनाया गया और क्या बनाया गया? राजधानी के रूप में विकास हुआ। किनके टाइम पे? तो देखिए शेर शाह सूरी, क्योंकि शेर शाह का सूरी का काल देखिए 1540 से 45 है, तो 41 यानी जब शेर शाह गद्दी पे बैठा उसी के बाद पटना का पुनर्निर्माण करवाया गया और राजधानी के रूप में विकास हुआ। अब नेक्स्ट टाइमलाइन लिखिए 1545 देखिए जो शेर शाह सूरी के देखिए जो लास्ट शासनकाल रहा है 1545 में देखिए सासाराम में शेर शाह सूरी के मकबरे का निर्माण, यानी कि 45 इनका लास्ट था। इसी टाइम आप देखिए शेर शाह सूरी का मकबरे का निर्माण हुआ। तो आप चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए शेर शाह सूरी का मकबरे बिहार के सासाराम में स्थित है। बिहार के एक सासाराम जगह है, वहाँ पे स्थित है। इसका निर्माण 16 अगस्त 1545, इसमें 16 अगस्त 1545 को पूरा हुआ था। ये मतलब जो से बन रहा था मकबरा, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ था। 16 अगस्त 1545 को पूरा हुआ था तथा यह मकबरा सम्राट शेर शाह सूरी बिहार के पठान के याद में बनाया गया था। यानी शेर शाह सूरी के याद में ये मकबरा सासाराम में बनाया गया था, जो सासाराम के एक ऊंचे टीले पे इनके मकबरा को बनाया गया है।
अब चलिए नेक्स्ट टाइमलाइन देखिए 1556 से लेकर 1576। 1556 यानी 1556 से 1576। इसको हिंदी में ही पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए मैं हिंदी में ही बता देती हूँ। 1556 से लेकर 1576। इसमें देखिए बिहार में काराकानी अफगानों का प्रभुत्व हुआ, यानी कि काराकानी जो थे बिहार में आके अपना प्रभुत्व यानी अपना जो वर्चस्व है वो जमा लिए। कब? 1556 से लेकर 1576। अब इसके बारे में आएगा आपका अफगानों के बारे में, तो मैं आपको एक एक करके बताते चलूँगी। तो देखिए अब नेक्स्ट टाइमलाइन देखिए, उसके बाद नेक्स्ट टाइमलाइन आपको दिख रहा होगा। तो देखिए 1574 से लेकर 1576, यानी 74 से लेकर 76 यहाँ था। उसी के पहले 74 से लेकर 76 तक अकबर का बिहार अभियान चला। अकबर यानी महान सम्राट अकबर के बारे में आप अच्छे तरीके जानते हैं। अकबर का बिहार अभियान चला और देखिए मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ, यानी बिहार पे इसका किसका अभियान चला? तो अकबर का चला। कब चला? 74 से लेकर 76, 2 साल तक ये अकबर उन्हें अपना अभियान चलाया और मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया बिहार में। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए यह अकबर छठा अभियान था। ये अकबर का कितना अभियान था? तो ये छठा अभियान था। ये छठा अभियान, इससे पहले वो 5 अभियान कर चुका था अलग अलग राज्य में जाकर, लेकिन ये बिहार में जो था वो छठा इसका अभियान चल रहा था 74 से लेकर 76 के बीच में। तथा यह अभियान बंगाल और बिहार के शासक दाऊद खां के विरोध मुगल सेनापति मुनीम खान ने किया था, यानी कि बिहार से लेकर बंगाल तक का था, जिसमें जो शासक थे वो थे दाऊद खां था। इसी के विरुद्ध में मुगल सेनापति, जो इसके सेनापति थे अकबर के, मुनीम खां के द्वारा ये चलाया गया था। ये जो अभियान चल रहा था अकबर का, ये किनके द्वारा चला गया था? तो अकबर के सेनापति मुनीम खान के द्वारा, जो बिहार से लेकर बंगाल तक इसका आधिपत्य रहा था। अब चलिए उसके बाद देखिए 1580 ईस्वी। यहाँ पे सब जैसे मैंने आपको एडी बताया था तो सब ईस्वी में आएगा, ईसा पूर्व नहीं बल्कि ईस्वी। मैंने आपको एडी बता दिया था पहले ही, तो यहाँ ईस्वी सब में होगा। मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एडी बता दिया था। तो 1580 ईस्वी में देखिए बिहार में मुगलों साम्राज्य का प्रांत बन गया। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 76 में अकबर के जो सेनापति थे मुनीम खां के द्वारा ये अभियान चलाया गया और बिहार से बंगाल तक इसका अधिकार स्थापित किया गया। उसके बाद 80 में आके बिहार में मुगल साम्राज्य का प्रांत बन गया। इन्हें मुगल साम्राज्य ने अपना प्रांत बिहार में 1580 में बना लिया। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मैं बिहार हिस्ट्री बता रही हूँ, इंडियन हिस्ट्री नहीं बता रही हूँ। तो इसी बीच में अगर इंडियन हिस्ट्री में कोई भी घटना हुई हो तो इंडियन हिस्ट्री में हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार की हिस्ट्री है। तो अगर बीच में कोई भी घटना है तो इंडियन हिस्ट्री का है, लेकिन आप ध्यान रखिए आप बिहार हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं। तो देखिए 1580 में बिहार ने मुगल साम्राज्य का प्रांत बन गया। अब आगे नेक्स्ट टाइमलाइन देखिए आप। उसके बाद आ गया नेक्स्ट टाइमलाइन देखिए 1585 से लेकर 85 से लेकर 87 तक राफल पिच की यात्रा काल रहा, यानी 1585 से लेकर 87 तक राफल पिच का यात्रा काल रहा। अब ये राफल पिच क्या है? तो राफल पिच के मैंने जैसे कि इससे पहले भी तीन यात्रा काल में आ चुके थे। विदेशी जो यात्री थे 3 आ चुके थे, जिसमें एक फाहियान आया था, दूसरा मेघथनीज आया था और इतिंगिस आया था। और आज जो अभी दिखाया वो राफल पिच आया। तो राफल पिच के बारे में मैं बुक से ही आपको बता दूंगी। देखिए मेरे पास बुक है, मैं उसी से आपको बता दूंगी। तो देखिए ये राफल पिच के बारे में। तो देखिए यह भी एक अंग्रेजी यात्री था जो 1500, देखिए यहाँ जो मैंने लिखा है 1585 से लेकर 87 तक मध्य मुगल भारत के भ्रमण के क्रम में बिहार आया था। कब आया था? तो देखिए 85 से 87, मैंने भी वही लिखा है 85 से 87 में राफल पिच की यात्रा काल रहा। तो देखिए जो राफल पिच है ये एक अंग्रेजी यात्री था। क्या था? तो अंग्रेजी यात्री था और मुगल भारत के भ्रमण करने आया था, यानी कि मध्य में जब मुगल की स्थापित हो गई थी राज्य, तब ये भ्रमण करने बिहार आया था। अब चलिए उसके बाद आगे देख लीजिए। आगे का जो है टाइमलाइन वो है 1616। आगे का जो टाइमलाइन है वो 1616 में देखिए मनीर में शाह दौलत के मकबरे का निर्माण, यानी मनीर जगह में शाह दौलत का मकबरे का निर्माण करवाया गया। अब देखिए इसमें आपको मैं बता देती हूँ कि 1616 में इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखिए पीर मखदूम
शाह दौलत के नाम पे बिहार के गवर्नर इब्राहिम खां, यानी जिस समय इनका मकबरे का निर्माण हो रहा था 1616 में, उस समय बिहार का गवर्नर कौन बना हुआ था? तो इब्राहिम खान बना हुआ था, जो 1619 तक मकबरा को पूरा करवा दिया। 1600 शुरू में मकबरा हुआ और 1619 तक ये मकबरे को पूरा कौन करवा दिया? तो उस टाइम इब्राहिम खां बिहार का गवर्नर बना हुआ था। उन्होंने ही मनेर में शाह दौलत, यानी कि इनका पूरा नाम है पीर मोहम्मद शाह दौलत का मकबरे का निर्माण 1619 तक पूरा कंप्लीट करवा दिया था। अब आगे देख लीजिए, उसके बाद मोहम्मद सागिद बिहार में आगमन, यानी नेक्स्ट टाइमलाइन देखिए 1619। जैसा कि मैंने आपको बताया 1616 में मनेर में शाह दौलत का मकबरे शुरू हुआ। उसके बाद 1619 तक इसके मकबरे को पूरी तरीके से इब्राहिम खां जो बिहार का गवर्नर था 1616 में, वो पूरे तरीके से बनाकर तैयार कर दिया गया। अब उसके बाद 1619, इसी टाइम से 1619 में मोहम्मद सागिद ने बिहार का आगमन। अब ये मोहम्मद सागिद कौन है? तो देखिए इसके बारे में जानिए। सबसे पहले यह एक ईरानी यात्री था। मोहम्मद जो साकिब था यह एक ईरानी था। इसके पिता पटना के दीवान खलीफा का पद पर नियुक्त थे, यानी जो इनके पिता थे, मोहम्मद साकिब के पिता थे, वो पटना के दीवान के खलीफा पद पे स्थापित किए हुए थे, उनका स्थान मिला हुआ था। उस समय मोहम्मद साकिब और उसकी यात्रा का विवरण, उसी समय यह मोहम्मद साकिब पटना में आया था अपने पिता, जब इसके पिता दीवान बने हुए थे पटना के, उसी समय ये मोहम्मद साकिब बिहार आया और अपनी यात्रा के विवरण में उल्लेख लिखा, यानी जो यात्रा किया था बिहार का, उसमें एक पुस्तक इसने लिखी, उसका नाम था सुबह सादिकी। मैं लिख देती हूँ आपको लिए, सुबह और सुबह सादिक से नाम से एक पुस्तक लिखी। और जो 1619 में मोहम्मद साकिब बिहार में आया, उस जितने भी बिहार में जो चीज़ देखा उन्होंने वो अपनी पुस्तक में लिख दिया था। और इनके पिता, ध्यान रखिएगा, इनके पिता जो थे वो पटना के दीवान खलीफा पद पर बने हुए थे, यानी नियुक्त किए गए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जब आगे आप 1621, जैसे मैंने यहाँ तक कहाँ आपको कंप्लीट करवाया 1619 के बाद 1621 में जो आ रहा है, राजकुमार परवेज ने मुगल प्रांतपति के रूप में नियुक्त किया गया था। यानी कि राजकुमार परवेज कोई व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार परवेज, ये मुगल के प्रांतपति के रूप में नियुक्त किए गए थे। और देखिए इनके बारे में एक और फैक्ट्स है, मैं बता देती हूँ आपको। राजकुमार परवेज बिहार के सूबेदार पद की नियुक्ति किया गया था। सूबेदार पद की नियुक्ति राजकुमार परवेज को मिला था, यानी कि इनको जो मुगल प्रांतपति के लिए नियुक्त किया ही गया था, क्योंकि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे मुगल का स्थापित 1580 में मुगल साम्राज्य ने अपना स्थापना कर चुका है यहाँ पर उसी वक्त। उसके बाद यह राजकुमार परवेज मुगल के प्रांतपति के रूप में नियुक्त किया गया और उसके साथ साथ इन्हें सूबेदार, बिहार के सूबेदार की नियुक्ति में किया गया। यानी कि बिहार के सूबेदार 1621 में कौन थे? तो राजकुमार परवेज थे। अब आके देखिए 1632 में देखिए पीटर मुंडी बिहार की यात्रा। पीटर मुंडी के बारे में बता देती हूँ आपको। यह एक अंग्रेजी व्यापारिक अधिकारी था। ये कोई यात्री घूमने के लिए नहीं, बल्कि एक पीटर मुंडी व्यापारिक यात्री था। आप ध्यान रहिएगा, पीटर मुंडी कौन था? तो एक व्यापारी यात्री था जो शाहजहां के आरंभिक शासनकाल, यानी शाहजहां का जब आरंभिक शासनकाल शुरू ही हुआ था उस समय भारत आया था। और तथा वो पटना में भारत आया, लेकिन पटना में कब आया? तो 1632 में यात्रा 1632 में आया, क्योंकि उस समय ये एक प्रमुख व्यापारिक पटना एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना हुआ था। 1632 में जो था वो पटना एक बहुत ही प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना हुआ था। पीटर मुंडी एक व्यापारी था और वो शाहजहां के शासन काल में आया था भारत, लेकिन भारत आया उसके 1632 में वो बिहार में आगमन किया। ध्यान से सुनिएगा, पीटर मुंडी व्यापारी के एक यात्री था, वो शाहजहां के शासन काल में आया था, भारत आगमन उसका हुआ था, लेकिन पटना में वो 1632 में आया। क्यों आया? क्योंकि 1632 के टाइम पे पटना एक व्यापारिक का प्रमुख केंद्र बना हुआ था। जैसा कि पीटर मुंडी व्यापारी था तो वो व्यापार से जुड़ा हुआ यहाँ से सामान खरीद कर ले जाने आया होगा या फिर कुछ और कामों के लिए आया होगा, क्योंकि वो व्यापारी था तो व्यापार से रिलेटेड ही काम से आया होगा। और इसलिए आया क्योंकि बिहार में उस टाइम व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। अब देखिए 1651, नेक्स्ट टाइम लाइन आया 1651।
पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री की स्थापना। अब देखिए पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री की स्थापना, यानी पटना में जो हुआ 1651 में अंग्रेजों ने फैक्ट्री की स्थापना हुई। अब चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए आलमगीर द्वितीय, जैसा कि आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद, आलमगीर एक शासक था, उसकी मृत्यु के बाद गौहर अली ने बिहार पर आक्रमण किया। किसने किया? 1651 में गौहर अली ने आक्रमण किया और पटना में स्थित अंग्रेज फैक्ट्री में राजा अभिषेक करवाया। इसी जो फैक्ट्री बनी हुई थी उसी फैक्ट्री में अपना राज्य अभिषेक करवाया और अपना नाम शाह आलम द्वितीय रखा। यानी कि आलमगीर के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी गौहर अली बना। गौहर अली ही पटना की जो अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना हुई थी उसी फैक्ट्री में आकर अपना राज्य अभिषेक करवाया। राज्य अभिषेक करने के बाद उसने अपना जो उपाधि धारण किया शाह आलम द्वितीय से धारण कर लिया। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो टाइमलाइन आ रहा है, देखिए 1666 ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एक धर्म से जुड़ा हुआ है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ। 1666 में पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म। इनके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगी, आप साथ साथ में लिखते भी जाइएगा। तो देखिए गुरु गोविंद, यह सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के 9वें गुरु थे तथा इनका पिता का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी था। इनका पिता का नाम था श्री गुरु तेग बहादुर था और माता का नाम गुजरी था। पिता का नाम तेग बहादुर और माता का नाम गुजरी था तथा इनका जो जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1666 में, यानी कि 22 दिसंबर 1666 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। पटना जो बिहार की राजधानी अभी वर्तमान में बनी हुई है। तथा इनका बचपन का नाम गोविंद राय था तथा पटना में जिस घर में इनका जन्म हुआ था और जिसमें इन्होंने प्रथम 4 वर्ष बिताए थे, यानी जन्म के प्रथम 4 वर्ष बिताए थे, अब वह जगह तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। यानी जिस घर में इनका, जहाँ पे अभी तख्त श्री हरिमंदिर पटना में जो साहिब बना हुआ है, गुरुद्वारे बना हुआ है, पटना गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था और उस घर में ये अपने जन्म से 4 वर्ष तक ही रहे थे। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था 22 दिसंबर 1616 में। इनके पिता का नाम तेग बहादुर था, माता का नाम गुजरी था। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये सिखों के 9वें गुरु हैं। अब आगे देखिए 1665 से लेकर 1666 से लेकर 1666, यानी 66 से एक ऊपर में देखिए था, टैबनियर ने बिहार की यात्रा की। अब ये टैबनियर क्या था? तो देखिए टैबनियर के बारे में, जैसे कि यहाँ पीटर मुंडी बताया कि एक व्यापारी था, वो बिहार की यात्रा 1632 शाहजहां के शासनकाल में आया था। क्यों आया था? क्योंकि उस समय पटना बहुत ही प्रमुख केंद्र बना हुआ था व्यापारियों के लिए उस टाइम। अब देखिए एक और आ गया 1665 से लेकर 1666 में टैबनियर ने बिहार की यात्रा की। तो टैबनियर के बारे में बता देती हूँ। ये एक फ्रांसीसी यात्री था। मैं इसको आपको बुक से बता देती हूँ ताकि आपको साच भी पता चल जाएगा। तो देख लीजिए, मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन ट्रेबनियर। देखिए ऊपर में जो लिखा हुआ है बिहार में आने वाले विदेशी यात्री, इसमें से जो मैंने पीटर मुंडी के बारे में बताया, यहाँ पे देखिए जॉन ट्रेबनियर पीटर मुंडी के बारे में बताया था। देखिए यहाँ पे जो चीज़ बताया मैंने वही चीज़ लिखा हुआ है। अब बाद में देख लीजिएगा। जॉन ट्रेबनियर ने, यह एक फ्रांसीसी यात्री था। क्या था? तो ये फ्रांसीसी एक यात्री था जो 17वीं शताब्दी के मध्य में पटना आया था। यानी कि ये एक यात्री ही था, कोई व्यापारी नहीं था, कुछ काम से नहीं, बल्कि किसी वजह से ये टैबनियर बिहार की यात्रा पे आ गया था। और ये फ्रांसीसी यात्री था, यानी फ्रांस के रहने वाला फ्रांसीसी यात्री था जो 17वीं शताब्दी की, यानी कि 17वीं शताब्दी 1665 से लेकर 1666 में बिहार की यात्रा की थी। अब लास्ट टाइमलाइन देखिए 1670 से लेकर 1671। 1670 से 71 में इनके बारे में एक चीज़ कहा जाता है कि जॉन मार्शल ने बिहार की यात्रा की। ये जॉन मार्शल के बारे में मैं बता देती हूँ। ये जॉन मार्शल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इसमें एशियंट हिस्ट्री में इनका नाम आपको पढ़ने के लिए मिलेगा क्योंकि इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता, उसका नाम इंदू वैली सिविलाइजेशन, इंग्लिश में इंदू वैली सिविलाइजेशन नाम इन्होंने ही जॉन मार्शल ने रखा था। मैं आपको पूरी जानकारी अभी दे देती हूँ, बता देती हूँ, आप नोट जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का डायरेक्टर जनरल धाम जॉनसन के भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का एक अधिकारी भी रह, डायरेक्टर भी रह चुका था
तथा विश्व के समझ सिंधु घाटी सभ्यता में नवीन सभ्यता की खोज में इन्होंने मोहनजोदड़ो में सिंधु सिविलाइजेशन नामक पुस्तक की रचना की। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नाम रखने वाले व्यक्ति थे, जो इंग्लिश में नाम इंडो वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, जिसको IVC शॉर्ट में लिखा जाता है, वही जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया था। और इनका एक पुस्तक है, जिनका नाम भी है हिंदू सिविलाइजेशन इनका नाम है। क्यों? क्योंकि इन्हें जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के एक अधिकारी थे, डायरेक्टर थे, और इन्होंने विश्व की जो सबसे नवीनतम सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो मोहनजोदड़ो था, उसमें जो से खोज किया था सिंधु घाटी सभ्यता का, उन्हीं का नाम इंग्लिश में इंडो वैली सिविलाइजेशन रखा था। आप जब एशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको पूरा का पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। मैं आपको अपने एक नोट्स भी दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि जो भी मैंने बताया है आपको नोट्स भी बताया है। तो देखिए मैंने इसको लिखा हुआ है अपने नोट में, तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है जॉन मार्शल ने इंडो वैली सबसे पहले नाम दिया था। किसने दिया था? तो जॉन IVC इंडो वैली सिविलाइजेशन, जिसे हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, उन्हीं का नाम ये जॉन मार्शल ने इंडो वैली सिविलाइजेशन दिया था। तो आज जो मैंने आपको बताया ये पूरे के पूरे 1670 से लेकर 1671 तक का टाइम लाइन को मैंने पूरी की पूरी जानकारी आपको दे दी। ये जो था पार्ट 3 था। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में, पार्ट 1 में मैंने आपको 1,58,000 BC, दूसरा में मैंने आपको 320 BC से लेकर 1360 BC तक बताया था, AD से लेकर 320 AD से लेकर 360 AD तक बताया था, और आज मैंने आपको 1504 से लेकर 1671 AD तक बताया है। अब जो नेक्स्ट मेरा जो रहेगा उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ, इसके बाद जो मैं बताऊंगी 1702 से शुरू करूंगी। 71 तक तो मैंने आपको बता दिया। देखिए मैंने 71 तक आपको बताया है, तो जब शुरू होगा तो 72 से शुरू हो गया, यानी कि 1702 से मैं शुरू करूंगी। 1702 से शुरू करने के बाद मैं आपको 1800 पूरा कंप्लीट करवा दूंगी, जो 4 पार्ट्स होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था इसमें 4 से 5 पार्ट्स हो गए, क्योंकि मैं बहुत बड़ा टाइमलाइन को कवर कर रही हूँ। पूरे के पूरे मैं 2020 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हुए हैं अभी तक, उन सब 21वीं सदी में जितनी घटनाएं हुई उनको भी मैं कवर कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे भी घटनाएं हो चुकी हैं। आपको जब मैं बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। आज जो मैंने आपको बताया, एक फैक्ट्स को बताया है, उसको आप ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि वो सब के सब मैंने अपने नोट से ही बताया है। और अगर आपको कहीं भी कुछ भी इसमें दिक्कत लगता है या फिर मैंने कोई भी चीज़ गलत लिखा है तो आप मुझे भी कमेंट करके ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं भी अपने नोट्स को सही कर लूँ। और कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम लगता है तो बुक का हेल्प लीजिए। और बुक का हेल्प, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप गूगल के हेल्प लेकर उसको आप अच्छे तरीके से अपने नोट में मेंशन ज़रूर कर लीजिएगा। कोई भी आपको डेट में अगर प्रॉब्लम लगता हो कि यहाँ पे कोई भी डेट और होना चाहिए था, तो आप ज़रूर हेल्प ले लीजिएगा, नहीं तो अपने दोस्तों से पूछ लीजिएगा, जो भी आपसे सीनियर होंगे उनसे भी आप मदद ले लीजिएगा। और इसके साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी कल का न्यूज़ में कैबिनेट मिनिस्टर का बहुत सारे मंत्रियों का चेंजिंग हुआ है, यानी बहुत सारे मंत्रालय के नए मिनिस्टर बनाए गए हैं, मंत्री बनाए गए हैं। तो आप उसके ज़रूर देख लीजिएगा। आप कल का न्यूज़पेपर आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वो आप यूट्यूब या फिर यूट्यूबर से जितने भी पढ़ते हैं स्टूडेंट, आप यूट्यूब का इंतज़ार मत करिए कोई उसका वीडियो बनाकर डालेगा तो मैं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं। आप खुद उठाइए और खुद पेपर उठा के पढ़िए और उसको अच्छे तरीके से नोट डाउन करिए। और उस पेपर को आप अपने पास तब तक रखिए जब तक आपका 67 बीपीएससी का पीटी कंप्लीट नहीं हो जाए, क्योंकि उससे 2 क्वेश्चन आपका आना तय है, क्योंकि वो करंट अफेयर है और आना आपको तय है। इसलिए कल का पेपर आप ज़रूर रखें अपने पास, और तब तक रखें जब तक 67 बीपीएससी आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है पीटी का। और कभी भी आप यूट्यूब पे उस पर ध्यान मत दीजिए कि यूट्यूब से कोई चैनल पे डालेगा तो मैं उसको देख लूँगा, नहीं। इस सब चीज़ों पे आप खुद से ध्यान दीजिए और खुद से उसमें से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको ज़रूर आप लिखिए। मैं तो लिख चुकी हूँ, आप ज़रूर लिख लीजिएगा। मैं चाहती तो आपको बता देती, लेकिन नहीं, ये बताने की चीज़ नहीं है। आप खुद उसको एनालाइज करिए, खुद देखिए कि कौन से मंत्रालय में कौन से मिनिस्ट्री बनाई गई है। मैं आपको एक फैक्ट बता देती हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, एक नया मंत्रालय बनाया गया, वो है सहकारिता मंत्रालय, जो मंत्रालय जो हमारे भारत देश के गृह मंत्री यानी अमित शाह जी हैं, उनको ये विभाग दिया गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी जो मंत्रालय हैं सब, उनमें सिर्फ मिनिस्टर का नाम चेंज हुआ है, आप ज़रूर देख लीजिएगा।
तो चलिए, आज जो मैंने आपको बताया वो टाइमलाइन ऑफ बिहार के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दे दी है, जिसमें 1504 से मैंने 1671 तक का टाइमलाइन को कवर कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उसमें साथ साथ मैंने सारे फैक्ट्स आपको बता दिए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने सब के सब बता दिए हैं। और इसमें मुझे आपको क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, देवरा का युद्ध, सूरजगढ़ की युद्ध, सिकंदर लोदी के बारे में, बिहार में जो आक्रमणकारी थे या बिहार के यात्री थे, सासाराम का मकबरा, और ये सारे के सारे चीज़ आपके एग्जाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए मुझे आपको क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, टाइमलाइन से समझ जाएंगे हिस्ट्री के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बिहार की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नए टॉपिक, नए जो इसका पार्ट्स होगा, अगला पार्ट्स यानी पार्ट 4 होगा, जिसमें मैं आपको 1702 से बताने वाली हूँ और 1800 तक कंप्लीट करवाऊंगी पूरी की पूरी जितनी भी घटनाएं बिहार में हुई है। और ध्यान रहे, मैं बिहार के इतिहास के बारे में बता रही हूँ, यानी कि बिहार के टाइमलाइन ऑफ बिहार, इंडियन हिस्ट्री में नहीं बता रही हूँ, बिहार के इतिहास के बारे में बता रही हूँ। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नए जोश और इसके नए अगले पार्ट्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।